हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 6 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं तो जो पेपर आता है वो आपका पीवाईक्यूज़ से ही आता है, और आप लोग अगर पीवाईक्यूज़ एक बार लगा लेते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाती है और आपको पता भी चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो मैंने ये सीरीज़ चलाई है, इसमें आपके पेपर जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो जो 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके सीटेट के, वो सभी पीवाईक्यूज़ इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 61। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो हमारी ईवीएस की क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक है, तो उनमें विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न प्रकरण अलग अलग टॉपिक हैं, तो एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। किसे किया गया है? एक खंड करके देखो इसको शामिल किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार। क्वेश्चन नंबर 62 जो था वो हमारा क्या था कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में के एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक अच्छे दत्त कार्य का जो मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसका जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि अधिगम विचार के क्या करना? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। ये करेंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप ईवीएस के टीचर हैं, तो उसमें क्या है, चिड़ियाघर के भ्रमण, जो भी चिड़ियाघर को हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को समग्र अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जब बच्चे जो है, देखिए बच्चों को हम, एक तो यह चीज़ है कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपका ईवीएस से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो क्या बच्चे जो है उसके बारे में इमेजिन करेंगे तो उनको, लेकिन जब वो चीज़ें बच्चे जो होते हैं जाके बाहर उनको रियल तरीके से देखते हैं तो उनको चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में किसमें, यानी कि जो आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसके संदर्भ में जो पर्यावरण यानी कि जो अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये पर्यावरण जो ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 है। कहने कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, जो कविता लड़की है, कविता जो टीचर हैं, तो वो ईवीएस की कक्षा में गरीबी, कौन सा टॉपिक है? गरीबी है, निरक्षरता है, और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। कौन यहाँ पे जो टीचर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो कौन सा प्रभावी होगा? तो कौन सा प्रभावी होगा हमारा? शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी को क्या करने, कलेक्ट करें और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। कहना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन, जो प्राथमिक स्तर पर जो होता है हमारा, क्या होता है पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक आंकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो रचनात्मक आंकलन जो होता है वो किसे शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को क्या करता है? शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्या है? नीचे लोगों के यहाँ पे क्या है? कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? खानों का उत्खनन करना, खानों का उत्खनन,
खुदाई यानी कि बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांसों से कटोरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो ये यहाँ पे 5 चीज़ें यहाँ पे क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो कह रहे हैं इनमें से वो क्रियाकलाप कौन है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। जो जंगल जो थे जिसके कारण गायब हो गया, तो किसके कारण जंगल जो गायब हो गया, तो जंगल जो गायब हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो वो हमारा किसके कारण हुआ है, एक तो हुआ है बांधों के निर्माण से, तो हमारा क्या है खानों का तो किसके निर्माण से जो होता है, वो कह रहे हैं कि इन 5 में से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है जंगल गायब हो गए। तो खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई से और बांधों के निर्माण से जो है वो क्या हो गए हैं, जंगल गायब हो गए। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए और तथा बी दोनों क्या है, हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। कह रहे हैं कि कासे के बारे में सही कथन चुनिए। जो कासा है उसके बारे में सही कथन चुनिए। कासे के बारे में सही कथन क्या है, तो कासे के बारे में जो सही कथन है वो हमारा क्या है, तो हमारा जो कासा और कासे के बारे में तो क्या है, कासे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है आपका। और दूसरा क्या है, कासा जो है वो क्या है, कासा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है। तो कासे से क्या होता है, अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति क्या कराई जाती, बुत बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। गांधीधाम यानी गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो कहाँ रहता है, गांधीधाम यानी कि गुजरात में रहने वाला एक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति पहले कहाँ जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। कहाँ चाहता है, हैदराबाद जाना चाहता है। तो उसे सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, उसके सफ़र की यात्रा की जो दिशाएं होंगी वो क्या है, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, पहले कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था स्केल 1 1 सेंटीमीटर, तो स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा था किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था स्केल 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है। 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी है, तो मानचित्र के 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो उन दोनों के स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, तो उन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हम किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है, 110 मीटर है। तो हम 15 सेंटीमीटर को किससे कर देंगे, 110 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1650 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा, 1600। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर तो हमारा आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 1.65 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। कहने के माउंट एवरेस्ट एक भाग है। जो माउंट एवरेस्ट है वो भाग है किसका है, तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, एक नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्व का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो क्या है, अध्ययन करना है। तो अन्य लोगों, तो यहाँ पे जो कर्तव्य दिए हैं उनका अध्ययन करना है। कौन कौन सा है हमारा, तो हमारा कौन सा, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ठीक है, तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। फिर आता है हमारा सभी साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये 3 जो हैं वो हमारे क्या है, माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो ये हमारी 3 हैं। कौन है हमारी, ये 3 दे रखी हैं। तो ADE, तो ये सब क्या है, माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की। तो उस वैज्ञानिक का हमें नाम बताना जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर, किसके, मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया, क्या किया, ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से होता है। जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, मच्छर से होता है। तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था, एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे, रोनाल्ड रोस थे। कौन थे, रोनाल्ड रोस थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। कहने के रजत ने अपने मित्र से कहा
किसने कहा? रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता। तो रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मुझे क्या है, कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। क्या दी? एक कड़वी दवाई दी। जब उनकी टेस्ट हुआ तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो रजत जो है वो किस रोग से? मलेरिया रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहे हैं कि अलबरूनी कौन था? जो अलबरूनी था वो कौन था? तो अलबरूनी था वो उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था। तो वो कौन था? एक उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, रात में जो है जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज़ को कैसा देखते हैं? तो उन्हें जो दिखाई देता है वो कैसा देखते हैं? केवल काली और सफ़ेद ही नहीं देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हाथियों के झुंड के बारे में जो सही कथन है उनको चुनिए। तो कौन कौन से? इसमें 4 कथन दे रखे हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सही है। फिर क्या है? हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये रॉन्ग है क्योंकि सभी कई प्रकार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये भी सही है। एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती नहीं। तो ये रॉन्ग है। तो आपका कौन सा सही है? ए और सी सही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए, सी सही है। तो कौन सा आंसर है आपका? ए, सी। तो ए, सी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। जो पंखुड़ियों के अंदर जो होती हैं, पंखुड़ी होती हैं फूल में, उनके अंदर जो होती हैं फूल के बीच में कुछ पतली क्या होती हैं? पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पराग। क्या बोलते हैं? उन्हें पराग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खानों की कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो यदि आप रेलगाड़ी से कहाँ जाएं? अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो गुजरात में हमें क्या मिलेगा? रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर बेचने वाले खाने की चीज़ों में क्या बेचते हैं? तो वहाँ पर जो बेचते हैं वो क्या बेचते हैं? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बेचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या है? जो पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं, हिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 है। कह रहे हैं कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है, निदान यानी निदान यहाँ पे टेस्ट के बात हो रही है। यहाँ पे निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसे जो खाना चाहिए, तो उसे क्या क्या खाना चाहिए? तो हमारा क्या है? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहता है जो ईवीएस का यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस को पढ़ाया जा रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने। जो क्लासरूम का बच्चे जो क्लासरूम में सीखते हैं उसको जो है उस अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो कौन अनुरूप नहीं है? तो इसमें जो अनुरूप नहीं है तो वो हमारा क्या है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है NCERT। तो हमारा क्या है, NCERT की जो पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। जो भी हमारी NCERT बुक होती हैं उनमें उनमें क्या है, जो EVS की NCERT बुक, जो भी NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो उच्च प्राथमिकता दी गई और स्थान दिया गया है, जिससे क्या है, हमारा क्या है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं, जो हमारी EVS की बुक है उसमें जो कविताएं यानी कि पोएम्स हैं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है। तो EVS की जो बुक है उनमें जो कविताएं डाली गई हैं और उनमें जो भी कहानियाँ दी गई तो उनका क्या उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। क्या है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को, किसकी, पर्यावरण अध्ययन की यानी कि EVS की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो कहने के पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या, आप चाहते हैं EVS की अच्छी पाठचर्या हो तो बच्चों जो कैसी होना चाहिए, बच्चे के प्रति सही होना चाहिए, जीवन के प्रति भी सही होना चाहिए, विषय के प्रति भी सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को, तो ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कहने के नालिनी कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। नलिनी यहाँ पे एक टीचर है जो क्लास 3 के बच्चों को जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे जानवर हमारे साथी प्रकरण से क्या करना चाह रही, परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। वो चाहती है कि जो भी प्रकरण पढ़ा है वो बहुत ही उपयुक्त तरीके से पढ़ाना चाह रही है। तो उसके लिए उपयुक्त विधि होगी कौन सी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर अधिक फिल्म प्रदर्शित करना। किस पे, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पे कहने के कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि क्लास 5 की जो NCERT बुक है उसकी में जो है प्रत्येक पाठ के अंत में, अब यानी कि हर चैप्टर के अंत में क्या है, एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, क्या खंड शामिल किया, हम क्या समझें, ये सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आंकलन नहीं किया जाएगा। तो ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो परिवर्तन किया गया है वो क्यों किया गया है, ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे प्रयोगशाला खोजना। क्या है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम की अनिवार्यता तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए, एक टीचर जो है खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से गतिविधियों की व्यवस्था करता है, किसकी गतिविधियों की व्यवस्था करता है इसमें, तो श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। तो क्या करता है, श्याम पट पर क्या करता है, जो भी श्याम पट है उस पर क्या करता है, तो भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम संतुष्ट करती है। तो यहाँ पे जो सक्रिय अधिगम को संतुष्ट कर रही है तो वो क्या, श्याम पट पर सभी उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कक्षा 4th के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है। क्या है, हवा जो है वो क्या है, सब जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। गीतिका जो टीचर है वो निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछने की, कि जो भी प्रकरण पढ़ाएगी उससे संबंधित प्रश्न पूछेगी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएगी, फिर विशिष्ट उदाहरणों की संकल्पना की व्याख्या करें, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग करें। तो उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो कौन सा जो है वो सार्थक नहीं है, तो हमारा जो सार्थक नहीं है तो वो हमारा क्या है, बी। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, तो ये क्या है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण समझाने शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना उचित नहीं रहेगा।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।